चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी पड़ोसन बिजली हूँ। याद है ना, उस दिन तुम्हारी बेटी मेरे घर से रोटी लेने आई थी। हाँ हाँ बिजली बहन, मुझे याद है। मीना ने बताया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में आपने हमारी मदद की। अरे चिड़िया बहन, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत। पड़ोसी होते ही किस लिए हैं, अगर मुश्किल समय में काम ना आए। वो क्या है ना, कल मेरी बहन की शादी है और मेरे पास कोई सोने के गहने नहीं है। तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे अपना ये हार 2 दिन के लिए दे दोगी? क्यों नहीं बिजली बहन, ये लो, ये मेरा हार असली सोने का है। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। आप शादी से आकर लौटा देना, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। कोमल चिड़िया बहुत भोली थी। वो कवि की बातों में आकर अपना हार उसे दे देती है। बिजली कवि चिड़िया का हार लेकर अपने घर जाती है, जहाँ बादल कव्वा बिजली का इंतजार कर रहा था। देखो बादल जी, मैं ले आई। मैंने कहा था ना, चिड़िया से रोटी के बदले में उसका हार लेकर आऊंगी। अब ये हार मैं जल्दी से अपनी बहन पिंकी के पास रख कर आती हूँ, ताकि किसी पक्षी को हम पर शक न हो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वो हार लेकर अपनी बहन पिंकी के पास जाती है। पिंकी, ये हार कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो, मैं बाद में इसे लेने आऊंगी। अरे वाह दीदी, ये हार तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ पिंकी, हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान से रखना, अगर ये गुम हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, ये हार मैं खुद लेने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वापस अपने घर चली जाती है। अरे वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। दीदी को थोड़ी ना मालूम होगा, मैं इसे पहन लेती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी उस हार को अपने गले में पहन लेती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, मैं आपसे अपनी सोने का हार लेने आई हूँ, जो उस दिन आप मुझसे लेकर गई थी। चिड़िया की बात सुनकर बिजली कवि रोने लगती है। हाय हाय चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ बिजली बहन? कौन सी गलती हो गई? वो हार मुझसे कहीं खो गया। क्या वो हार कहीं खो गया है? नहीं, वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। बिजली, मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। तभी बादल कव्वा पीछे से आता है और कहता है। बिजली, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, मगर चिड़िया बहन, आपका वो हार कहीं नहीं मिला। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें वैसा ही हार लेकर दूंगी। कोमल चिड़िया बिजली को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया बहुत उदास थी। वो मदद के लिए तोते के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोमल बहन, वो कभी झूठ बोल रही है, वो धोखेबाज है। पता है, कुछ दिन पहले वो मेरी पत्नी से चूड़ियां लेकर गई थी और फिर ऐसे ही उसने नाटक किया कि वो कहीं खो गई हैं। आज तक उसने मेरी पत्नी की वो चूड़ियां नहीं लौटाई। तुम्हें उस कवि पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तोते भैया, अब मैं क्या करूं? मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। वो मेरी माँ की निशानी है। पीछे खड़ा कबूतर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो उनके पास आता है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारा हार मोतियों का था? हाँ कबूतर भैया, आपने कहाँ देखा वो हार? चिड़िया बहन, मैं कल साथ वाले जंगल में गया था, वहाँ मेरी बहन रहती है। और हाँ, वहीं बिजली की बहन पिंकी भी रहती है। मैंने कल पिंकी कवि के गले में वो मोतियों का हार देखा था। देखा चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना कि ये कवि चोरनी है। चलो दोस्तों, हम सब जाकर पिंकी से चिड़िया का वो हार लेकर आते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कोमल चिड़िया पिंकी कवि के घर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? कहीं बिजली दीदी तो नहीं आ गई? अगर उसने ये हार मेरे गले में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। इसे यहीं छुपा देती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कवि वो हार अपने घोंसले में रखकर दरवाजा खोलती है। अरे, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो पिंकी, हम पास वाले जंगल से आए हैं। तुम्हारी बहन बिजली ने भेजा है। वो सोने का हार मांग रही है, जो उस दिन तुम्हारे पास रख कर गई थी। अच्छा तोते, परंतु बिजली ने तो कहा था कि वो खुद लेने आएगी। हाँ पिंकी बहन, उसने कहा होगा, लेकिन आज वो बादल के साथ मेला देखने जाने वाली है, इसलिए हमें कहा कि हम आते हुए तुमसे वो हार ले आएं, ताकि वो मेले पर पहनकर जा सके। अच्छा, दीदी ने ऐसा कहा है
तो फिर आप ये हार ले जाइए। ऐसा कहते हुए पिंकी घर के अंदर जाती है और वो हार लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया हार देखकर बहुत खुश होती है। कोमल चिड़िया वो हार लेकर वापस अपने घर आती है और अपनी बेटी को समझाती है। मीना बेटी, उस कवि से बचकर रहना होगा, वो बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज है। मेरा हार तो मिल गया, लेकिन आइंदा से हमें ऐसे पड़ोसियों से दूर रहना होगा। थोड़ी देर बाद बिजली कवि पिंकी के घर जाती है। पिंकी पिंकी, जल्दी से मेरा वो सोने का हार दो, मुझे उसे बेचने बाजार में जाना है। ना मतलब दीदी, अभी तुम्हारे दोस्त चिड़िया, तोता और कबूतर आए थे। उन्होंने कहा कि तुमने वो हार मंगवाया है, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे दोस्त? मैंने तो किसी को नहीं भेजा, वो तो मेरे दुश्मन है। वो चिड़िया का ही हार था जिसे चुराकर मैंने तुम्हारे पास रखा था। तभी बादल कौवा वहाँ आता है। बिजली, कोमल चिड़िया ने पूरे जंगल में सबको बता दिया है कि हम कौवे चोर हैं। अगर अब उस जंगल में गए तो हमारी बहुत पिटाई होगी। बिजली दीदी, चोरी का फल ऐसा ही होता है, अब भोग दो। जंगल में आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे, जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटे बबलू को पंखों में छुपाई बैठी थी, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। सो जा मेरे लाल, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। देखना, वो तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाएंगे। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चे, इंतजार कर लो। तभी कोमल चिड़िया को पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर आता है। शुक्र है बंटी जी, आप आ गई। देखे, बबलू की हालत कितनी खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि इसे ताकत की जरूरत है। क्या आप कुछ लाए हो? नहीं, कुछ नहीं लाया, और अब से मैं कुछ लाऊंगा भी नहीं। देखो कोमल, मैं तुम्हारी इस रोज रोज की बीमारी और तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं भी एक आजाद पक्षी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। ये रही पिंकी, मैंने इससे शादी कर ली है। ये आप क्या कह रहे हैं बंटी जी? देखिए ना, हमारा घर है, हमारा बच्चा है। क्या आपको अपने छोटे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया? तरस, मोहब्बत अब बोझ बन गई है। मुझे पिंकी चिड़िया मिल गई है। देखो तो, ये कितनी सुंदर और जवान है। इसके पास रहने के लिए एक बड़ा आलीशान हरा भरा खेत भी है। मैं इसके साथ ही रहूंगा। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना, मैं तुम्हें और इस बीमार बच्चे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। वो बेचारी मासूम चिड़िया करती भी तो क्या, वो अपने बेटे के पास बैठ जाती है। उसी समय सामने बैठे बादल और बिजली ये सब देख रहे थे। बादल जी, देखा, बंटी तो चला गया किसी और चिड़िया के साथ। अब ये छोटी चिड़िया कहाँ से हमारे घर का किराया देगी? हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। चलो इसे घर से निकाल देते हैं और किसी पक्षी को घर किराए पर दे देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हाय हाय चिड़िया, तेरा पति तो उड़ गया, अब तू हमारे घोंसले का किराया कैसे देगी? तेरा तो इस जंगल में कोई और भी नहीं है। तू अपना सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझ पर रहम करो। मेरा बच्चा मर रहा है और बाहर तूफान है। मैं इसे लेकर इस हाल में कहाँ जाऊंगी? कम से कम आज की रात तो हमें यहाँ रहने दो। देख चिड़िया, अगर तू कह रही है तो ठीक है, आज की रात है तेरे पास। कल का सूरज निकलते ही तुम यहाँ से चली जाना, वरना तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया अपनी टूटी हुई हिम्मत जमा करती है और अपने जख्मी दिल के साथ तोते के घर जाती है। तोता और तोती अपने लकड़ियों के घर में बैठे अमरूद खा रहे थे। कोमल चिड़िया दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। तोते भैया, तोती बहन, जल्दी दरवाजा खोले, मेरी बात सुने। पति जी, इस समय अब कौन आ गया है? चलो चलकर देखते हैं।
ऐसा कहते हुए तोता और तोती अपना छाता लिए बाहर आते हैं। तोते भैया, मेरा पति मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया है। मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बबलू की सांसें उखड़ रही हैं। आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। चिड़िया की बात सुनकर तोती बोलती है, देखो कोमल, इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा भोजन जमा किया है क्योंकि कल मेरी माँ और मेरी बहन आने वाली है। अगर वो भोजन हमने तुम्हें दे दिया तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? और वैसे भी अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर गया है तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। तोती बहन, ऐसी बातें मत करो। इस समय मेरे मासूम की जान का सवाल है। वो भूख और बुखार से नीला पड़ रहा है। देखो कोमल, चिंकी ठीक कह रही है। हम तुम्हें भोजन देकर अपनी दावत खराब नहीं करना चाहते। तुम बंटी कबूतर के पास जाओ, हो सकता है उसके पास कुछ दाने बचे हो। अब जाओ, हमारी नींद खराब हो रही है। कोमल चिड़िया मायूसी और दुख के बोझ तले दबी हुई कबूतर के पास जाती है, जो अपने घोंसले में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर भैया, बबलू बहुत बीमार है। इसने कल से कुछ नहीं खाया। क्या आपके पास थोड़ा सा दाना होगा? ओह कोमल बहन, तुमने बहुत देर कर दी आने में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा दाना खत्म किया है। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में अब मैं अपने घोंसले से भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम सुबह आओगी तो मैं दाना ढूंढकर तुम्हें दे दूंगा। कोमल चिड़िया को महसूस होता है कि इस जंगल के सभी पक्षी अब पत्थर दिल बन चुके हैं। ए ऊपर वाले, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, पर तेरा दरवाजा तो खुला है। मैं इस बारिश में अपने बेटे के लिए कहाँ से दाना ढूंढूं? लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर मैं वापस ना आ सकूं तो इसे अपने पास बुला लेना, पर इसे तड़पने ना देना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने भीगे हुए पंखों को झाड़ती है और इस तूफानी रात में दूर खेतों की तरफ उड़ जाती है। जंगल में तूफान बहुत बढ़ गया था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसी हवा में छोटे पक्षियों का उड़ना नामुमकिन था। परंतु कोमल चिड़िया ऐसी बारिश और हवाओं में भी उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से एक वीरान खेत में पहुंचती है। वो खाली खेत में इधर उधर अपनी चोंचें मारती है कि शायद उसे कोई दाना मिल जाए। तभी कोमल चिड़िया को एक दाना मिल जाता है। दाना मिल गया। मेरा बबलू अब भूखा नहीं रहेगा। बस थोड़ी देर, मेरे बच्चे, माँ तेरे पास आ रही है। कोमल चिड़िया जैसे ही वो दाना उठाती है तो हवा का एक तेज झोंका उसे दूर झाड़ियों में फेंक देता है। वो झाड़ियाँ कांटेदार थी। कोमल चिड़िया घायल हो जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन मैं हार नहीं सकती। अगर यहीं रुक गई तो मेरा बबलू मर जाएगा। मुझे जीना होगा मेरे बेटे के लिए। कोमल चिड़िया अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस झाड़ियों से बाहर निकलती है। उसका पंख घायल हो जाता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। वो लड़खड़ाती हुई उड़ती है और अपनी चोंच में दाना दबाए रखती है। बबलू मेरे लाल, उठो, देखो माँ दाना लाई है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। बेटे, मैं खुद लेकर आई हूँ। खा लो मेरे बच्चे। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बबलू घोंसले में बड़ा हुआ था। इसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन इनमें कोई चमक नहीं थी। कोमल चिड़िया जब अपना पंख बबलू को लगाती है तो वो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो भूख और बुखार के कारण बहुत देर पहले ही दम तोड़ गया था। कोमल चिड़िया जोरदार चीख मारती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बबलू, आंखें खोलो, देखो माँ तुम्हारे लिए अपना खून बहाकर दाना लाई है। कोमल चिड़िया की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बबलू को देखती है। बहुत देर हो गई है कोमल, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर कोमल चिड़िया और भी रोने लगती है। वो बंटी चिड़े की तरफ देखकर कहती है, बंटी, तुम जीत गए, मैं हार गई। देखो, आज तुम्हारी बेवफाई और इस जंगल की बेहिस्सी ने हम दोनों को मार दिया।
अब तुम सुकून से रहना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया गिर जाती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। ये देखकर सभी पक्षियों की आंखों में आंसू थे। अब वो अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। बुलबुल कहती है, आज तुम सब मुजरिम हो। तुम्हारी बेहिसी ने एक माँ को मार दिया। आज से ये पेड़ कभी हरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक माँ की आखिरी पुकार गूंजी है। मैंने सब पर बात कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपने परिवार को ही खो दिया। अब मैं इस बोझ के साए तले कैसे जीऊंगा। बंटी चिड़ा ऐसे जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है और कौवों के घर पर गिरती है। कौवों का घर जलकर राख हो जाता है। ये देखकर बुलबुल कौवों से कहती है, देखो बिजली, ये कुदरत का इंसाफ है। तूने कोमल को घर से निकालने की कोशिश की थी, आज कुदरत ने तुम्हें ही बेघर कर दिया। बादल, देखो इस चिड़िया का घोंसला कितना गर्म और नरम है। मेरा तो जी चाह रहा है कि आज की रात हम इसी में सोएं। अरे बिजली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था। ऐसी सर्दी में तिनकों के घोंसले में सोना बहुत मुश्किल है। अब ये घोंसला हमारा होना चाहिए। बिजली और बादल चिड़िया के घर में बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। तभी कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेकर आ जाती है। अरे कौवों, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा? अब ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। अरे बिजली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ओ छोटी चिड़िया, सुना नहीं बिजली ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। ये घर अब हमारा है। अगर तू यहाँ से ना गई तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। बादल भैया, ऊपर वाले के लिए ऐसा ना करे। मैंने तिनका तिनका इकट्ठा करके घर को बनाया है। मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी सर्द रात में कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करें। रहम? वो क्या होता है? बादल देखो, ये कितनी जुबान चला रही है। अभी से धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, इसे पता चले कि इस घर का मालिक कौन है। ऐसा कहते हुए बादल कौवा आगे बढ़ता है और वो चिड़िया और उसकी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। कौवों, तुम बहुत बुरे हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर रात के अंधेरे में वहाँ से निकलती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मीना बेटी, तोते के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चीकू तोते के पास जाती है। कोमल बहन, आंसू पोंछ लो। इन काले कौवों का गरूर अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें ये कौवे खुद जाल में फंस जाएंगे। तोते भैया, वो बहुत ताकतवर हैं। हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? चिड़िया बहन, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं दिमाग में होती है। बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। अगली सुबह चीकू तोता कबूतर को साथ मिलाता है और कौवों से थोड़ी दूर बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। कबूतर यार, इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पास बहुत बड़ा हीरा है। काश मैं इसे उठा पाता, मगर वो बहुत भारी है। हाँ तोते, वो हीरा मैंने भी देखा है। अगर हमें वो हीरा मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बादल जी, सुना तुमने? नदी के किनारे हीरा, अगर वो हमें मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिजली, देर मत करो। इससे पहले कि ये कबूतर और तोता वहाँ पहुँच जाए, हमें पहले जाकर उस हीरे को चुरा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी नदी की ओर चले जाते हैं। चलो कबूतर, बुलबुल और कोमल चिड़िया को भी बुला लाते हैं। शिकार खुद जाल की तरफ जा रहा है। बादल जी, वो देखो, वो रहा हमारा हीरा। वो मोटी चोंच वाला सच कह रहा था। रुको बिजली, पहले मैं जाऊंगा। मैं उठाऊंगा ये हीरा। नहीं, मैंने पहले देखा था, मैं ही उठाऊंगी। ऐसे वो पति पत्नी लड़ते हुए हीरा उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हीरे के पास पहुंचते ही एक जाल उन पर आकर गिरता है और वो उस जाल पे फंस जाते हैं। बादल, ये तो किसी शिकारी का जाल है। हम मारे गए। कोई है, बचाओ।
ऐसे वो कभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल सभी वहाँ आ जाते हैं। क्यों पक्षियों, आज तुम्हारा गरूर खाक में मिल गया। दूसरों का घर उजाड़ने वालों का अपना घर भी नहीं रहता। कभी भैया, आप तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, अब इस जाल को तोड़ कर दिखाओ। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिकारी आने ही वाला होगा, हमें यहाँ से निकालो। हम तुम्हारे घोंसले में दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों बादल, इतनी जल्दी तौबा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो, सामने से शिकारी आ रहा है। दूर से शिकारी उसी ओर ही आ रहा था। ये देखकर कौवे तो बहुत डर जाते हैं। वो जाल के अंदर पागलों की तरह इधर उधर टकरे मार रहे थे। चिड़िया बहन, तुम्हें तुम्हारी मीना की कसम, हमें इस बार बचा लो। हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, बिजली ठीक कह रही है, हम बहुत बुरे हैं। बस एक बार हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बचा लो। तोते भैया, हम किसी को मरते नहीं देख सकते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें इन्हें बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया और सभी पक्षी मिलकर जाल को हटाते हैं और कौवों को वहाँ से निकाल लेते हैं। शिकारी के आने से पहले वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। चिड़िया बहन, तुमने हमारी जान बचाई, जबकि हमने तुम्हारा घर छीन लिया। हमें माफ कर दो। बुराई का बदला अच्छाई से देना ही सबसे बड़ी जीत है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाकयात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाकयात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। दूरपुर के जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। उसी जंगल में कोमल चिड़िया और बिजली कौवी एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी। उन दोनों के घर साथ साथ थे, इसलिए वो जंगल से दाना लेने के लिए एक साथ जाया करती थी। बिजली कौवी छाता लिए चिड़िया के घर जाती है। कोमल, चलो आज हम कबूतर चाचा के बाग से अंगूर खाने चलते हैं। लेकिन बिजली बहन, क्या तुमने कबूतर से पूछा है? हाँ, मैंने पूछा था कबूतर से। उसने ही कहा था कि जब मन चाहे आकर मेरे बाग से अंगूर खा जाना। कोमल चिड़िया मान जाती है। वो भी अपना छाता लेती है और बिजली कौवी के साथ कबूतर चाचा के अंगूरों के बाग में चली जाती हैं। वो दोनों बाग में जाकर अंगूर खाने लगती हैं। तभी छाता लिए कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोर चोर, मेरे बागीचे में चोर घुस आए हैं। कौवी और चिड़िया, तुम किससे पूछकर मेरे बागीचे में आई हो? तुम दोनों को सजा मिलेगी। कोमल चिड़िया बिजली कौवी की ओर देखकर कहती है, बिजली, तुम ही कबूतर से इजाजत लो, क्योंकि तुमने ही पूछा था। हाँ चिड़िया बहन, तुम बैठकर अंगूर खाओ, मैं करती हूँ बात। फिर बिजली कौवी कबूतर चाचा के पास जाती है और आहिस्ता से कहती है, कबूतर चाचा, आज तुम अपने बागीचे के सारे काम इस छोटी चिड़िया से करवाओ। कल तोते को और फिर परसों बुलबुल को भी ले आया करूँगी। ऐसे तुम अपने सारे काम उनसे करवा लिया करना। बदले में तुम्हें मुझे अंगूर खाने देने होंगे और यहाँ से जाने देना होगा। कौवी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं अकेला बागीचे की रक्षा नहीं कर पाता, मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर कबूतर चाचा कोमल चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अगर तुमने मेरे बागीचे से अंगूर खाए हैं तो तुम्हें यहाँ काम भी करना होगा। ऐसे ही अंगूरों के बागीचे नहीं लगते, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है कबूतर चाचा, मैं आपके कामों में मदद करवा देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कबूतर चाचा के साथ उसके बागीचे में काम करने लगती है और बिजली कौवी छाता लिए वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया शाम तक बागीचे से अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। ठीक है चिड़िया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब सुबह मैं इसे मंडी में ले जाऊंगा। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब बिजली कौवी के घर जाकर देखती है तो वो आराम से सो रही थी। मैं आज के बाद इस काली कौवी के साथ दाना लेने कभी नहीं जाऊंगी, ये झूठी है, इसने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कौवी बैठी मीठा फल खा रही थी कि पीछे से एक चील आ जाती है।
वो चील बिजली कवि के बहुत करीब आ जाती है। बिजली जान जाती है कि अगर अब वो उड़ने लगेगी तो चील उसे दबोच लेगी। इतने दिन हो गए, बारिशों में कोई भी भोजन नहीं मिला, आज मेरी भूख मिटेगी। चील चाची, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं काले रंग की हूँ, अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी काली हो जाओगी। क्या करूँ काली कवि, भूख बहुत सता रही है, पेट भी तो भरना है। चील चाची, अगर तुम मुझे ना खाओ तो मैं अपनी पड़ोसन चिड़िया को यहाँ लेकर आती हूँ। वो बहुत सुंदर है और उसका मांस भी बहुत नरम होगा, तुम उसे खाकर और भी सुंदर हो जाओगी। ठीक है कवि, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिजली कवि तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के पास जाती है। बिजली, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कोमल, मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि बड़े पेड़ के नीचे मीठे मीठे फल पड़े हैं, मैं तो खाई हूँ, अगर तुमने खाने हैं तो जाकर खा लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। अरे, इसमें बुरा क्या है, मैं जाती हूँ और उस पेड़ के नीचे से मीठे फल ले आती हूँ। बारिशों के दिनों में वो फल मेरे काम आएंगे। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो बड़े पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ तो सच में मीठे फल थे। कोमल चिड़िया वहीं बैठकर मीठा फल खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वही चील पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। काली कवि ने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें मेरे जाल में फंसा दिया। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, तुम्हें खाकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। नाना चील चाची, मुझे ना खाना, मैं तो बहुत बीमार हूँ। मेरा जिस्म बहुत जहरीला है, अगर आपने मुझे खा लिया तो आप भी मर जाओगी। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका मतलब वो काली कवि मुझे मारना चाहती थी। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। बिजली कवि वहीं थोड़ी दूर बैठी उन दोनों को देख रही थी, मगर उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। चिड़िया जब वहाँ से चली जाती है तो बिजली कवि चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे तो पता ही नहीं चला, वहाँ एक जालिम चील थी। उस चील ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? और क्या बातें कर रही थी तुम चील के साथ? हाँ बिजली, चील दीदी ने कहा कि मैं उसे अपनी सुंदर आवाज में गीत सुनाऊं। बस मैंने अपना गीत सुना दिया और पता है, चील चाची ने मुझे बदले में ये सोने का हार भी दिया है और फिर मुझे वहाँ से जाने दिया। अच्छा, गीत तो मैं भी बहुत सुंदर गा लेती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तुम भी सुंदर गीत गा सकती हो तो जाकर चील चाची को सुनाकर तुम भी सोने का हार ले लो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और चील चाची के पास जाती है। चील चाची, मैं भी तुम्हें सुंदर गीत सुनाने आई हूँ, क्या तुम मेरी आवाज में गीत सुनोगी? ये काली कवि खुद मेरे पास चलकर आ गई, अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। हाँ सुंदर कवि, क्यों नहीं, मुझे अपनी मीठी आवाज में गीत सुनाओ और जरा मेरे पास आकर सुनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है। हाँ हाँ चील चाची, क्यों नहीं, सोने के हार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बिजली कवि अपनी आंखें बंद करती है और गीत गाने लगती है। जैसे ही बिजली कवि आंखें बंद करके गीत गाती है तो चील आगे बढ़ती है। वो कवि पर हमला करती है और उसे दबोचकर मारकर खा जाती है। बिजली कवि ने अपनी पड़ोसन कोमल के साथ बुरा किया, इसलिए उसको अपने किए की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो खड्डा हम किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी सफाई कर रही थी। तभी कोमल चिड़िया का पाँव किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या, लगता है यहाँ कुछ है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से मिट्टी हटाने लगती है। उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना रंग आलूद चिराग मिलता है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई चिराग है और इस पर तो कुछ लिखा भी है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला है। कोमल चिड़िया की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, क्यों इतना शोर मचा रही है?
माँ जी देखिए ना, ये चिराग मुझे मिट्टी में से मिला है। ये तो किसी बादशाह के जमाने का चिराग लगता है। कोमल बेटी, ये तो बहुत पुराना लगता है। जरा देखो इस पर क्या लिखा है। माँ जी इस पर तो लिखा है कि जो नदी पहाड़ों पर बहती है, अगर चिराग को वहाँ धोएगा तो अंधेरी गार का रास्ता इसके लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। कोमल और उसकी सास ये देखकर दंग रह गईं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि झाड़ियों के पीछे दो लालची आंखें चमक रही हैं। बादल का बा और बिजली का भी, जो हमेशा दूसरों की खुशियों पर नजर रखते थे, वो ये सब सुन चुके थे। उनके दिमाग में तो सोने चांदी के महल बनने लगते हैं। बादल जी, अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की सबसे सुंदर कवि बन जाऊंगी। मैं रेशम के पर लगवाऊंगी और हीरों का हार पहनूंगी। हाँ हाँ बिजली, चिंता ना करो। वो छोटी चिड़िया तो डरपोक है। हम ऐसे इसे डराएंगे कि वो चिराग खुद हमारे कदमों में लाकर रख देगी। बस आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम अपना काम दिखाएंगे। चिड़िया की सास सावित्री बहुत सियानी थी। शाम को वो कौवे चिड़िया के घर की ओर नजरें जमाए बैठे थे। अरे, इन कौवों की आंखों की चमक आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कुछ करना होगा। सावित्री वहाँ से तोते और तोती के घर जाती है। चीकू बेटे, बादल के इरादे ठीक नहीं हैं। वो चिराग तो सिर्फ एक पीतल का टुकड़ा है, लेकिन बादल उसे जादुई समझ बैठा है। वो चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। क्यों ना हम इसे ऐसा सबक सिखाएं कि वो जादू और खजाने का नाम सुनकर ही कांपे। जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। हम उन कौवों को अंधेरी गार में बुलाएंगे और वहाँ जो उनके साथ होगा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर चीकू तोता कबूतर के पास जाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है। तोते, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। रात हो जाती है। वो कौवे चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। कोमल चिड़िया और उसकी सास अपने घोंसले में गहरी नींद सोई हुई थी। बादल का बा दबे पाँव अंदर आता है और वो चिराग लेकर वहाँ से उड़ जाता है। बिजली, ये देखो, मैं चिराग ले आया। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। चलो अब चलते हैं पहाड़ों पर। फिर बिजली कवि और बादल का बा वो चिराग लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। बादल जी, यही नदी है जहाँ से हमें चिराग को धोना है। चिड़िया ने कहा था चिराग धोते ही गार का मुंह खुल जाएगा। हाँ हाँ बिजली, मैं अभी धोता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल का बा जैसे ही चिराग को पानी से धोता है तो वहीं पेड़ के पीछे तोता छुपा एक पटाखा फोड़ता है, ताकि कौवों को लगे कि जादू शुरू हो गया है। बिजली, लगता है जादू काम कर रहा है। चलो अब अंधेरी गार की ओर चलते हैं। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी गार के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और अजीब सी बू भी आ रही थी। जैसे वो दोनों गार के अंदर जाते हैं तो गार का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद हो जाता है और बहुत ही भयानक आवाजें आने लगती हैं। बादल, मुझे डर लग रहा है। ये कैसी आवाजें हैं? तभी एक गुफा के अंदर से आवाज आती है। कौन कौन आया है मेरी गुफा में, जिसने मेरी सदियों पुरानी नींद खराब कर दी है? जिन, हम तो बस यहाँ चिराग वापस करने आए थे। क्या क्या बोला तुमने? तुम कौवों ने मेरे चिराग को छूने की हिम्मत की? मैं इस गुफा का जिन हूँ। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। जो भी यहाँ लालच करके आएगा मैं इसे खा जाऊंगा। हो। बिजली तो डर के मारे बेहोश हो जाती है और बादल का बा डर से कांपने लगता है। तभी तोता ऊपर से मिर्चों का पाउडर गिराना शुरू कर देता है। हाय, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भूत जी, मुझे माफ कर दें। ये चिराग हमने नहीं चुराया, हम तो इसे वापस करने आए थे। अच्छा, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी पत्नी को उठा और उल्टे पांव भाग जा और सुबह होते ही अपना घर चिड़िया के नाम कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी चोंच बहुत लंबी हो जाएगी। हो। डर के मारे बादल का बा अपनी पत्नी को उठाता है और वहाँ से भागता है।
अगली सुबह बादल कौवा और बिजली कौवी पागलों जैसी हालत में सभी पक्षियों के सामने आते हैं। माँ जी, ये ले अपना चिराग, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। आज से हमारा घर भी आपका हुआ, हम दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री हंसते हुए कहती है, बादल बेटे, खजाना तो मेहनत में होता है, जादुई चिरागों में नहीं। ये चिराग तो एक पुराना बर्तन है जिसे मैंने कोमल को सफाई सिखाने के लिए मिट्टी में डाला था। तभी चीकू तोता और कबूतर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। माँ जी, लगता है कौवों को अब समझ में आ गया होगा कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बन चुके हैं। ये सब सुनकर बादल और बिजली बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया की सास और सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी भी लालच नहीं करेंगे। ठीक है काबू, अगर तुम वादा करते हो तो आज से तुम भी हमारे साथ इसी जंगल में रह सकते हो। सुनकर बिजली और बादल बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को सावित्री अपने घर में दावत करती है और सभी पक्षियों को वहाँ बुलाती है। सभी पक्षी एक साथ मिलकर वहाँ भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुफ्त के खजाने सिर्फ ख्वाबों में ही मिलते हैं और लालच का अंजाम हमेशा अंधेरी गाड़ जैसा ही होता है। लालच पक्षियों को अंधा कर देता है और अक्लमंदी से बड़े बड़े दुश्मन को भी सबक सिखाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। कोमल चिड़िया बीमार अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मीना अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। तभी कबूतर चाचा थोड़ा सा दाना लेकर वहाँ आते हैं। कोमल बहन, ये लो थोड़ा सा दाना। बहुत मुश्किल समय है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बीमार हूँ, परंतु मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। अब ये खेत और तालाब ही मेरा सहारा है। कोमल चिड़िया के पास एक सूखा हुआ खेत था जिसमें एक तालाब था। वो तालाब भी अब सूख चुका था। बिजली और बादल की नजर कब से चिड़िया के खेत पर थी। वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, जल्दी से मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, वरना ये खेत और तालाब मेरे नाम कर दो। मैं जानता हूँ इस सूखे हुए तालाब की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा कर्ज तो मुझे वापस चाहिए। मैं इस खेत को बेचकर अपने पैसे वापस ले लूँगा। बादल भैया, मुझे कुछ समय दे, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। बादल, चिड़िया बीमार है और उसकी छोटी सी बेटी है, तुम उसे कुछ समय दो, वो जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा देगी। अरे कबूतर चाचा, तुम तो चुप करो। कितना समय दे दिया है इस चिड़िया को, परंतु अभी तक हमारे पैसे नहीं लौटाए। अब हमसे और इंतजार नहीं होता। कल तक का समय देते हैं बादल इनको। सुन लो कोमल चिड़िया, अगर कल तक हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और खेत पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। मीना बेटी, लगता है अब समय आ गया है मेरी माँ का दिया हुआ संदूक खोलने का। उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल समय हो तभी उसे खोलूं। कबूतर चाचा, स्टोर रूम में रखा हुआ संदूक यहाँ ले आए। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर अंदर जाता है और वहाँ से एक पुराना संदूक बाहर लेकर आता है। कोमल चिड़िया की बेटी वो संदूक खोलती है। मामा देखो, इसमें नानू का एक खत है। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा राज छुपाया है जो हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। परंतु मामा, इसमें ये भी लिखा है कि ये चाबी मेरे दिल की है। अब हम नानू का दिल कहाँ से लाएंगे? कोमल बहन, ये तो एक पहेली है। इस पहेली के बारे में हमें तोता ही बता सकता है। तुम घोंसले में लेटी रहो, मैं और मीना जाते हैं तोते के पास, वही हमें अब बताएगा कि क्या करना है। ऐसा कहते हुए कबूतर मीना को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। कबूतर सारी बात तोते को बताता है। कबूतर, हर पहेली का एक मकसद होता है।